अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले खिला रहे सदियों, यहाँ से ख़िज़ा को गुजरने की मजाल ना हो। यहाँ जो सब्ज़ा उगे हमेशा सब्ज़ रहे और ऐसा सब्ज़ के जिससे कोई मिसाल ना हो। खुदा करे कि ना खम हो सरे वक़ार वतन और उसके हुस्न को तशवीश मा हो साल ना हो। खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, जिंदगी वबाल ना हो। 6 सितंबर यौम दिफा पाकिस्तान का दिन हमें उन शहदा की याद दिलाता है, यानी कि आज का दिन जो कि 57 साल पहले की अगर बात की जाए तो दुश्मन के बुज़दिलाना हमले को शुजात और बहादुरी से और शहादत के जज्बे से सरशार होकर पाक अफवाज ने जो किरदार अदा किया था और अपनी जानें अपने मादरे वतन पर निसार की थी। आज हम उन शहदा की याद में इस दिन को मनाते हैं यौम दिफा के नाम से, और एक बड़ी लंबी जो है वो हिस्ट्री है। 17 दिन की अगर बात की जाए उसमें तीनों अफवाज का बड़ा किरदार है। कहीं पर हम मेजर अजीज़ भट्टी शहीद की बात करते हैं, कहीं पर हम एम आलम की बात करते हैं, दीगर शहदा और गाजियों की बात करते हैं। ये तमाम अगर चीज़ों को डिस्कशन का हिस्सा बनाया जाए तो 6 सितंबर 1965 की शब जब भारतीय फौज ने जंग का ऐलान किए बगैर बैनुल अक़वामी बॉर्डर लाइन को पार किया था, पाकिस्तान में दाखिल हुई थी, तब उस वक्त के जो वजीर आजम थे भारतीय लाल बहादुर शास्त्री साहब, उनको सलामी देंगे ये जो है वो सोचा गया था। लेकिन देखा ये गया कि पाक अफवाज ने और पाकिस्तान की जो पाकिस्तानी शहरी हैं उनका बड़ा किरदार है। ख़ास तौर पर अफवाज की अगर बात की जाए तो सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े हो गए थे हज़ारों फौजियों के सामने, और हमारी फ़ौज ने जो किरदार अदा किया उसमें ये पैगाम दिया गया कि अगर मैली आँख से इस वतन को देखा जाएगा तो वो आँख देखने के काबिल नहीं रहेगी। इन तमाम चीज़ों पर आज बात की जाएगी। हमारे साथ इस वक्त दिफाई तज्ज़ियाकार ऑन कॉल मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब। जनरल साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारी बातें हैं, हमेशा आप इस दिन जो है वो वक्त देते हैं मेरे प्रोग्राम के अंदर। आज के दिन की मुनासबत से तारीख के आईने को अगर देखा जाए तो हम दिफा के किस मुकाम पे खड़े हैं? देखिए, आज एक डिप्रेशन है, दिल खुश नहीं, कुछ अफसोस का समा है, और वजह उसकी ये है कि जो इत्तेहाद कौम में देखा था, जो जज्बा उस वक्त देखा था 1965 6 सितंबर को, वो आज कमजोर पड़ गया, वो उस तरह नजर नहीं आता। अच्छा। और जरूरत इसी बात की है कि वो जज्बा दोबारा पैदा किया जाए, वो कौमी यगानगत और इत्तेहाद उसी तरह दोबारा पैदा किया जाए, और अवाम शाना बशाना अपनी अफवाज के साथ खड़ी हों और वतन अजीज का न सिर्फ दिफा किया जाए बल्कि तामीर नौ की जाए। उस वक्त का और आज का बहुत फर्क है। मैं एक बड़ी मोटी सी बात आपको बताऊं जी, जिसके अंदर बाकी सारी चीजें आ जाती हैं, वो ये है कि जैसे जैसे वक्त गुजरा हमारी सोसाइटी में मादा परस्ती बढ़ती गई और कुर्बानी का जज्बा कम होता गया। ये वो चीज है जिस पे काबू पाने की जरूरत है। उस वक्त लोगों के अंदर कुर्बानी का जज्बा ज्यादा था, मादत का बहुत ख्याल नहीं था, उधर तवज्जो नहीं थी। लोग ये सोचते थे कि जो है वो यही वतन अजीज है और जो कुछ करना है वो सब इसी के लिए करना है, और अफवाज पाकिस्तान की बड़ी कदर मंजिलत थी। मैं इतना मुतासर उस जमाने में, मैं सेकंड लेफ्टिनेंट था जी, और जिस चीज ने मुझे बड़ा मुतासर किया वो ये है कि हम अपना गोला बारूद लेके पहुंचे हैं आगे हुसैनी वाला साइड पे। ठीक है। तो जो सिविलियन हैं आवाम वहां पे, वो कह रहे हैं जी आप हट जाएं, हम गोला बारूद आपका ट्रकों में से हम उतारेंगे, जहां आपने रखना है हम रखेंगे, और अगर आपने कोई मोर्चे बनाने हैं अपने लिए तो आप बनाएं, हम भी आपके मोर्चे बनाएंगे आपके साथ लग के।
ये वो एक ऐसी सोच थी उस वक्त कि बावजूद इसके कि फौज हमारी बड़ी छोटी थी, लेकिन वो छोटी रही नहीं, वो बड़ी हो गई इसलिए कि उसका हाथ बटाने वाले साथ आ गए। वो जज्बा ही कुछ तो और था उस मुकाबला, वक्त जिस वक्त की आप बात कर रहे हैं। जी जी, तो वो उस जमाने में ये एक जज्बा था जो लोग बिल्कुल बेलौस बगैर किसी लालच के सिर्फ वतन की मोहब्बत में काम करते थे। तो मेरा ख्याल है ये कुछ कोताही हमारी भी है कि हमने जो अच्छा नस्ल परवान जनरल साहब, करवाई। आपने उस वक्त का जिक्र किया जब आप खुद सेकंड लेफ्टिनेंट थे। मैं चाहूंगा कि जी जी 6 सितंबर और ऑनवर्ड्स आगे जब तक जंग जारी रही, अफवाज पाकिस्तान के इस मार्के पर जरा रोशनी डाली कि मैं आपका कमेंट चाहूंगा कि हमारे शोहदा ने मुल्क की सलामती के लिए अपना किरदार कैसे अदा किया, शोहदा और गाजी दोनों की अगर बात की। देखिए हुआ ये था, मेरा जहां तक ताल्लुक है, मैं उस सेक्टर में पहुंचा था जैसे सीज फायर हुई उसके बाद। ठीक है। और वो यूं हुआ था कि जो हमारे हमला था हमारा छम और जौड़ियां के इलाके में, उसमें जब हमारा हमला गया तो भारतीय अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के वहां से भाग उठे। तो उसमें हमारे हाथ पूरी एक यूनिट, एक रेजिमेंट की गन्स और उसका सारा इक्विपमेंट लगा। तो हमें ये हुक्म मिला कि ये पहले ये इक्विपमेंट जो है इसके ऊपर तैयारी की जाए और इसको तैयार करके तो फिर आपने लेके जाना है वहां पे सेक्टर में। तो वो फिर लाजमन हमें टाइम लगा, नौशहरा में जाके तैयारी वगैरह करके गन्स लेके तो फिर हम पहुंचे वहां। तो उस वक्त फिर ये था कि सीज फायर वायलेशन होती थी, तो उसमें फिर हमने इंडिया की गन्स जो थी इंडियंस के ऊपर फायर की वहां पे। तो ये एक मेरे लिए भी बड़ा एजाज था कि जिसकी जूती उसका सर, हमने वही गन्स लेके वही उनके ऊपर दोबारा चलानी शुरू की। तो इस तरह काफी आप कह लीजिए कि एक खुशी का आलम भी था, जज्बा भी था, और ये ख्वाहिश थी कि मौका मिले ताकि ये गन्स जो हम लेके जा रहे हैं इनको फायर कर सकें। बाकी ये है कि चूंकि ये कसूर सेक्टर था, लाहौर के करीब था, तो लाहौर के शहरी बड़े जज्बे से आते जाते थे और हमारी जरूरियात का भी ख्याल रखते थे, कुछ ना कुछ हमारी रिक्रिएशन का भी ख्याल रखते थे, और उसके साथ साथ हौसला बढ़ाने के लिए वो अपनी खिदमात भी पेश करते थे। तो ये एक बड़ा अजीब गरीब तजर्बा था। मैं समझता हूँ मुझे उस तजर्बे ने एक ऐसी जिस्म में रूह फूंकी जिससे इंसान बहुत ज्यादा बड़े देर तक शुक्रगुजारी भी करता है और तरोताजा भी महसूस करता है कि आज सब लोग आपके साथ हैं और आप एक वाकई एक अजीम मकसद के लिए खड़े हैं। आप नहीं, मैं ये महसूस कर सकता हूँ जनरल साहब कि आप इस वक्त यादों में और उन लम्हों के हिसार में होंगे जब आप इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं और पूरा पाकिस्तान आपको सुन रहा है। मैं ज़रा सा चाहूँगा आप कंपैरेटिव एनालिसिस भी करें कि अगर ख़ित्ते की बात की जाए और पाकिस्तान की और पाकिस्तान अफवाज की दिफाई सलाहियतों की बात की जाए, दीगर ममालिक से अगर मवाजना करें तो पाकिस्तान और पाक अफवाज इस वक्त किस नहज पर खड़ी हैं? देखिए, इसमें एक चीज़ हमने उस वक्त ये एक वक्त पे आके फैसला किया कि पाकिस्तान का कोई ऐसे अज़ाइम नहीं है कि हमने जाके किसी के मुल्क पे कब्जा करना है। ठीक है। हमारे अज़ाइम ये हैं कि हमने अपने मुल्क का दिफा करना है, और उस दिफा के सिलसिले में अगर हमें कोई ऐसा कदम उठाना पड़ा कि जहां दुश्मन को तकलीफ पहुंचाने के लिए कोई उसका थोड़ा बहुत इलाका कब्जा करना पड़े तो हम करते हैं। चुनाचे हमने फैसला किया कि इस चीज के लिए हमें बहुत बड़ी आर्मी की जरूरत नहीं, हम दिफाई आर्मी रखें। ठीक है। और दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए हम ऐसी सलाहियत पैदा करें जो उसके हमलों को मुकम्मल तौर पर नाकाम कर सके। तो वो सलाहियत आपने हासिल कर ली। अब उसमें दरमियान में एक वक्त आया जबकि भारत ने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किए, तो उस वक्त सोच में तब्दीली आई। ये सोचा गया कि भारत अगर न्यूक्लियर पावर बन जाता है और हम नहीं रहते तो हम सारी जिंदगी भारत के हाथों ब्लैकमेल होते रहेंगे। ठीक है। आप यकीन करें कि हमने जब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किए और जब भारत ने किए तो उसके दरमियान तकरीबन आप यूं समझ लीजिए कि 15-16 दिन का वक्फा था, और वो 15-16 दिन तकरीबन जीना हराम था। यानी आपके लिए भारतीय प्रोपेगेंडा किसी सूरत भी बर्दाश्त के काबिल नहीं था।
इतनी तस्दीक हो रही थी उधर से, वो समझते थे कि ये तो पाकिस्तानी तो अब नहीं कर सकते कुछ भी, ये हम बन गए न्यूक्लियर पावर, ये बेचारे ऐसे ही रहेंगे। ये तो हमें अपने साइंसदानों का और उन लोगों का जिन्होंने सारी तैयारी की शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने खित्ते में आपको एक स्ट्रेटेजिक बैलेंस मुहैया कर दिया, वो धमाके करके, जिससे आप हमेशा के लिए भारतीय ब्लैकमेल से बच गए। अब रह गई बाकी जंग, तो उसमें बिल्कुल आप दिफाई एतबार से हमेशा पाकिस्तानी अफवाज का तरीकाकार यही है कि वो दुश्मन की तैयारी पर नजर रखते हैं और हमेशा कोशिश यही होती है कि ऐसे हथियार मौजूद हों जी, जिससे दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाया जा सके। ठीक है। जनरल साहब, अगर जंगों की बात की जाए, 65 की जंग से जो मैंने अपना गुफ्तगू का आगाज़ किया था, यौम दिफा हम जो इस दिन को मनाते हैं, फिर 71 की बात कर लें, कारगिल की बात कर लें, हमेशा हमने ये देखा है कि पड़ोसी मुल्क को मुंह की खानी पड़ी है। फिर अभी रिसेंटली अगर वाक़े की बात कर लें, जो जहाज़ मार गिराया था, फिर पायलट को चाय भी पिलाई थी, ये तमाम चीज़ें तो हमेशा हमने ये देखा है कंपैरेटिवली वन स्टेप अहेड होते हैं हम। ये हमारी जो स्ट्रैटेजी होती है वो इन पर असरअंदाज होती है दुश्मनों पर। देखिए, इसी में आप यूं देख लें कि दो तीन एस्पेक्ट्स होते हैं, जिसमें एक हम कहते हैं टेक्नोलॉजिकल एज होना। दुनिया में हथियारों में भी उसी तरह साइंस तरक्की करती है, उसी तरह उसके तजुर्बात नए होते हैं और नए से नए हथियार और नई से नई टेक्नोलॉजी, जैसे अभी ड्रोन्स आ गए और आप देखते हैं कि ड्रोन्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये पहले चीज नहीं थी। इसी तरह बैटलफील्ड के जो टैक्टिक्स हैं वो नए हथियारों के साथ वो भी बदलते हैं। तो हमेशा पाकिस्तान आर्मी की कोशिश यही रही है कि जो मॉडर्न वेपन सिस्टम्स हैं उनको एक्वायर भी किया जाए अपने माली वसाइल के अंदर रहते हुए, और दूसरी तरफ ये कि उसकी वजह से जो नए नए वेपन आते हैं उसके साथ साथ आपको अपनी टेक्निक्स और टैक्टिक्स जो हैं वो भी तब्दील करते रहना चाहिए। तो ये एक लगातार प्रोसेस है जिससे हम काम करते हैं। नतीजा ये कि मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी वक्त ऐसा हुआ है कि हम इतने पीछे रह गए हों कि दुश्मन जो है वो बिल्कुल हमें ललकारे और हम बात न कर सकें। ये नहीं होता। ठीक है। अच्छा जनरल ये साहब, लगातार एक चीज और यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगा ताकि आप उस पर भी कमेंट करें। अपार्ट फ्रॉम डिफेंस एनालिस्ट, आप एक थिंक टैंक की हैसियत भी रखते हैं बहुत सारे मामलों के अंदर। ये ज़रा सा जानना चाहूँगा कि पहले जब जिस तरह से जंगें लड़ी जाती थी पहले का हमारा जवान, और इस वक्त जो टेक्नोलॉजी की दुनिया है या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जाए, तो हम डेटरेंस को किस तरह से देखते हैं इस वक्त अपनी अफवाज के लिए? क्या हम तमाम टेक्नोलॉजी से लेस हैं इस वक्त? देखिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है वो बिल्कुल हम उससे बिल्कुल मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, हमारे पास मौजूद है वो चीजें। और उसकी जो प्रॉब्लम जो हमें आ सकती है उसमें ये आती रही है, वो ये है कि एक वक्त था कि हम इन्हिसार करते थे अमेरिका पे जी, और उसकी वजह से हमें वो टेक्नोलॉजी देते थे, कभी नहीं देते थे। जब उनका मकसद हुआ तो दे दी, जब उनका मतलब निकल गया तो फिर वो रोक लेते थे। या वो ये कि अगर उन्होंने मिसाल के तौर पे एक वक्त F-16 वेपन दिए, जहाज दिए, तो फिर उसके जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह चीजें वो रोक ली या वो मर्जी से देते रहे। नतीजा ये है कि आप डिपेंडेंट ही रहे उन पे। ये एहसास पैदा हुआ और फिर ये ख्याल किया गया कि एक सोर्स पे मुकम्मल तौर पे इन्हिसार करना मुनासिब नहीं है, हमें और सोर्सेज देखने चाहिए। और असल चीज ये है कि दुनिया में किसी भी सोर्स से अगर आपको वो चीज मिल जाए जो आपकी जरूरत है, तो आपको क्या जरूरत है कि आप किसी एक सोर्स के पीछे फिरते रहें। तो अब पाकिस्तान ने अपने जो सोर्सेज हैं वो बदल दिए। बहुत गोला बारूद में तो तकरीबन 100% हम पाकिस्तान में ही बनाते हैं, हर तरह के हथियार का जो गोला बारूद है। जो वेपन सिस्टम्स हैं उसमें भी बहुत सारे यही बनते हैं, टैंक्स भी बन रहे हैं, बख्तबंद गाड़ियां भी हैं, उनकी अपग्रेडेशन और मॉडर्नाइजेशन भी साथ साथ होती रहती है। लेकिन ये जो नई टेक्नोलॉजीज आई हैं, जैसे ड्रोन सिस्टम्स में आई हैं चीजें, ड्रोन पाकिस्तान में बना रहे हैं, लेकिन ड्रोन्स में इतनी जल्दी जल्दी तरक्की की है कि दुनिया में उससे कहीं बेहतर ड्रोन्स मिलने शुरू हो गए। पिछली जंग में टर्की का ड्रोन जो है वो बड़ा
आज़रबाईजान ने भी इस्तेमाल किया और बड़ा जबरदस्त उसका इफेक्ट रहा, और अभी यूक्रेन कर रहा है। और दुनिया में तकरीबन इस वक्त 28 मुल्क हैं जो टर्की के पीछे लगे हुए हैं उनके ड्रोन्स लेने के लिए। जी। उनके पास इतने हैं नहीं कि सबको एक ही वक्त में दे सकें। उन्होंने एक तरह से उनकी बारियां लगा दी हैं कि आप फलां वक्त में हमसे लेंगे, फलां वक्त में। तो ये वो चीज है जो कि इस स्टेज के ऊपर पाकिस्तान भी एक्वायर करने के लिए कोशिश कर रहा है, भाग दौड़ कर रहा है। और टर्की के साथ हमारा एक अरेंजमेंट है कि हम जॉइंट वेंचर्स उनके साथ दिफाई मामलात में हमने जॉइंट वेंचर्स का सिलसिला शुरू किया है कि हम मिलकर काम करेंगे। उसमें बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें कि हम बहुत बेहतर हैं, हमारा तजर्बा कहीं ज्यादा है, तो टर्की उससे फायदा उठाएगा। जैसे हमारा जहाज है, हम JF-17 थंडर जहाज बनाते हैं यहाँ पे, टर्की नहीं बनाता वो चीजें। तो टर्की आइंदा 6th जनरेशन जहाज बनाने के लिए पाकिस्तान का तावन चाहता है, तो हम करेंगे। ठीक है। इसी तरह ड्रोन टेक्नोलॉजी वगैरह में टर्की हमारे साथ तावन करेगा। तो ये चीजें हैं जो कि चल रही हैं, और है इसी वजह से ये सारा कुछ आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने अमेरिका पे इन्हिसार करना छोड़ दिया कि आप किसी एक सोर्स पे इन्हिसार करें, वो आपको आके एन वक्त पे हाथ खींच ले, तो फिर आप कहीं के नहीं रहते। तो इस लिहाज से पाकिस्तान मैं समझता हूँ कि एक अच्छी पॉलिसी की वजह से बहुत बेहतर है पहले। ठीक है जन साहब, आखिर में मैं चाहूँगा एक कमेंट आप इस पर भी करें। जो इस वक्त मुल्क में सैलाबी सूरत हाल है उसमें भी पाक अफवाज का अहम किरदार है, और जंगी सूरत हाल के अंदर भी फ्रंट पर, बॉर्डर्स पर भी हम देखते हैं पाक अफवाज को। और इस तरह की जो नागहानी आफात होती हैं, कुदरती आफात होती हैं, या मिस मैनेजमेंट के ज़ुमरे में अगर ले लें, तो पाक फौज आगे आगे रहती है। इस अफसरदा या गमज़दा माहौल के अंदर भी क्या कहना चाहेंगे, कोई पैगाम? देखिए, अभी पिछले दिनों भी शादते में हमारा हेलीकॉप्टर गिरा, बड़े कीमती जाने, कई शहीद हुए लोग, और दहशतगर्दी की जंग भी वैसी तो उसका वो जोर तो टूट गया, लेकिन भासूरत जारी है, लाना कुछ न कुछ शादतें हो जाती हैं। तो ऐसे वक्त में पहली चीज तो ये है कि हमें तमाम सियासतदानों को ये एहतियात करनी चाहिए कि वो बिला वजह अफवाज पाकिस्तान को उसके ऊपर डिस्कशन न करें, उसके ऊपर अपने कमेंट्स वगैरह देना, ये काम जल्द से जुलूसों में करने वाला नहीं है। ठीक है। अगर आप ये करेंगे तो उसका कोई कुछ मतलब निकालेगा, कोई कुछ मतलब निकालेगा, और नतीजा ये कि अफवाज पाकिस्तान में जो चीज़ हमने मेंटेन करनी होती है, वो लोगों का हौसला, हिम्मत और उनका जज्बा मेंटेन करना, तो वो फिर अगर इफेक्ट हो जाए तो फिर आप किसी काबिल नहीं रहते। तो किस किस को जाके आदमी फौज में समझाए कि इसका मतलब ये नहीं था, वो था, हर कोई अपनी मर्जी से सोचेगा। तो मेरी तो गुजारिश सबसे यही होगी कि आप अपनी सियासत करें, आप अपने अपने मकासद के लिए भाग दौड़ करें, जो करना चाहते हैं करें, अफवाज पाकिस्तान को अपनी बहस का निशाना न बनाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब, दिफाई तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे। और 65 की जंग का तस्करा अगर किया जाए, 6 सितंबर की बात की जाए, 7 सितंबर और फिर ऑनवर्ड्स जब तक ये जंग जारी रही, तो 12 सितंबर को भी 1965 की अगर बात की जाए, तो भारतीय टैंक का गोला छाती पर जिस हस्ती ने, जिस शख्सियत ने लिया था और जाम शहादत नोश किया था, वो हस्ती थी मेजर अजीज़ भट्टी शहीद। तो इस तरह एक हमारे पास लंबी फहरिस्त है शहदा की, और एक लंबी फहरिस्त है गाजियों की, जिन्होंने पाकिस्तान की सरहदों को महफूज किया हुआ है, और पाकिस्तान पर मैली आंख डालने वालों को भी गलों में फंदे डाले हुए हैं। मिसालें कई सारी हैं, लेकिन वक्त यहाँ पर कम है, मुझे वक्फा लेना होगा और दूसरी स्टोरी की तरफ जाना होगा। एक वक्फा लेंगे, उसके बाद कुछ और डिस्कशन भी करेंगे क्राइम के हवाले से।